आज का जैसे विषय सभी को परिचित है, ट्रैंक्विलाइजर्स या जिसको अपन आम भाषा में बोले तो अवसादक औषधियां या फिर कहना चाहिए सेडेटिव्स भी लगभग उसी श्रेणी में आती है। तो आयुर्वेद में या फिर कहना चाहिए क्लासिकल ओल्ड टेक्स्ट में ऐसा जिक्र नहीं मिलता है, परंतु कुछ मेद औषधियां और उससे संबंधित कुछ उनकी क्रिया कार्मुकता के बारे में चूंकि संहिताओं में वर्णित है, तो उसी में से अपन कुछ अवसादक औषधियां या ट्रैंक्विलाइजर्स किस तरीके से काम करते हैं या फिर कहना चाहिए आयुर्वेद उसके बारे में क्या सोचता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, जैसा कि कल भी अपन ने चर्चा की है कि शरीर मुख्य रूप से पंचमहाभूत, नेक्स्ट त्रिदोष सिद्धांत और सप्त धातु, इन इनसे बना होता है। ये हर बार इसलिए ये चीजें मैं बार बार रिकॉल करता हूँ क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी चिकित्सा के लिए सबसे पहले इसका ज्ञान बहुत होना जरूरी है कि शरीर की संरचना या शरीर की क्रियात्मक विज्ञान कैसे काम करता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पंचमहाभूत, त्रिदोष और नेक्स्ट और कहना चाहिए सप्त धातु जो मैंने कल बताया था, इनका समन्वय ही शरीर को बैलेंस रहने पे स्वास्थ्य देता है या विषमता होने पे अस्वास्थ्य या फिर रोगों की उत्पत्ति करता है। यहाँ पे चूंकि अपन मानस भाव या फिर कहना चाहिए अवसादक या फिर निद्राकर औषधियों के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए एक जो विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिगुण जैसा कि त्रिदोष होता है वैसे ही शरीर में मानस, जिसको अपन त्रिदोष भी बोलते हैं, मानस भाव है ये। तो सत्व, रज और तम शरीर ऐसा आयुर्वेद का ये दृष्टिकोण है कि शारीरिक और मानसिक ये दो तरीके का स्वास्थ्य होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भौतिक दोष जिसको वात पित्त कफ बोलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि मानस दोष जिसको सत्व, रज, तम, इसके विपर्य से या इसके बैलेंस से मानस रोगों की उत्पत्ति होती है, चाहे वो किसी तरीके की उन्माद की अवस्था हो या फिर अपस्मार या फिर कहना चाहिए किसी तरीके की अवसाद की प्रवृत्ति या डिप्रेशन, स्ट्रेस, अनिद्रा की अवस्था, ये सब जितने भी मानसिक रोग है वो किसी न किसी तरीके कारण से इन त्रिगुणों के कारण ही, त्रिगुणों के बैलेंस के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अब त्रिदोष और त्रिगुण में अंतर ये समझाने का उद्देश्य यह है कि शरीर में तीनों ही, चाहे तो सत्व, रजतम, तीनों ही बैलेंस होके रहते हैं। सत्व ये स्वाभाविक रूप से ये शरीर की वो ऐसी अवस्था है जैसे आप दिन के या फिर किसी भी समय में आप किसी भी ना कारण से भी चाहते हुए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा मन में अच्छे ख्याल आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं होता है, दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से जो एक वृत्ति होती है शरीर की या मानस की, वो सत्व गुण के कारण। वहीं राजसिक गुण के कारण आप प्रतिस्पर्धी की डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं प्रॉपरली। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो प्रतिस्पर्धा की भावना है या फिर अधिक धन संचय या फिर कहना चाहिए अपनी पैशन को आगे बढ़ाना, अपने टारगेट को अचीव करने या फिर कहना चाहिए ऐश्वर्य की प्राप्ति अपने जीवन काल में, ईर्ष्या की भावना, जेलसी होना, गुस्सा करना, ये सभी जितने भी मानसिक भाव है ये पूरे रजोगुण के कारण आते हैं। वहीं तमस गुण या कहना चाहिए तामसी वृत्ति, ये तामसी वृत्ति मुख्य रूप से अज्ञानता का द्योतक मानी जाती है। इसमें नेगेटिव थॉट्स या फिर कहना चाहिए थोड़ा सा लेजीनेस या कहना चाहिए बिना टारगेट के काम करने वाली वृत्ति, शरीर हमेशा बिना क्रिएटिव माइंड के रहना, जो जैसा जिसने बताया वैसा करना, अपने तरफ से कोई उसका विचार न करना, इस तरीके की जो वृत्तियां होती है वो सब
तमोभाव का सूचक होती है। अगर ये स्वाभाविक रूप से शरीर में बैलेंस रहे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य समृद्ध रहता है, कहना चाहिए किसी तरीके के मानसिक विकार नहीं होते। पर इसमें से चाहे कोई भी, खासकर रज और तम, सत्व गुण हमेशा ही कभी भी उसमें दोष उत्पन्न नहीं होता, पर रज और तम ऐसा माना जाता है कि इसमें यदि कोई विकार उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक, अगर बहुत ज्यादा व्यक्ति क्रोधी है, रजोगुण उसका बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा वो धन संचय की वृत्ति वाला है और बहुत ज्यादा कहना चाहिए एग्रेशन में रहने वाला है, तो निश्चित रूप से एक समय के बाद वो तनाव या फिर कहना चाहिए उच्च रक्तचाप, बीपी या फिर इस तरीके की दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होता है। वहीं तामसिक वृत्ति वाला यदि है व्यक्ति, उसमें कोई काम करने की इच्छा नहीं है, हमेशा नेगेटिविटी रहती है, तो अवसाद की अवस्था कई बार बहुत ज्यादा डीप नेगेटिविटी में लाती है, इवन सुसाइडल टेंडेंसी जैसे भाव भी ऐसी अवस्था में आते हैं। तो ये सत्व रजतम का जो कंसेप्ट है, ये आयुर्वेद इसीलिए बताता है क्योंकि वो समग्र स्वास्थ्य का को मानता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य रहे। अपन यहाँ इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंक्लाइजर या फिर अवसादक औषधियां या द्रव्य, वे सभी ऐसे हैं जो कि इन त्रिगुणों पे काम करते हैं, त्रिगुण मानस गुणों पे काम करने वाले हैं। इसीलिए इनके कार्यशैली को, इस सत्व रजतम के क्रियान्वयन की प्रवृत्ति को अपने को जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब त्रिगुण के अनुसार जैसे मैंने अभी बताया था कि सत्व गुण वाला व्यक्ति खूब खुश रहता है, हार्मोनियस मतलब सौहार्द से रहने वाला होता है, बहुत पवित्र गुण वाला, धार्मिक विचारों वाला होता है और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग या हमेशा अच्छे विचारों को सोचने वाला होता है। जबकि राजसिक गुण वाला सेल्फ इंटेलिजेंस मीन्स स्वार्थी वृत्ति का होता है, अपने में ही खोया रहता है या फिर अपने ही बारे में सोचता है, पैशनेट होता है। पर पैशनेट होना ये अच्छा भी लक्षण है। पैशनेट होना मतलब अपने काम या अपने टारगेट के लिए बड़ा ही डिवोटेड होता है। और सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी मतलब वो अपने ही आजू बाजू हर विषय को रख के सोचता है। तो ये राजसिक गुण के भाव है। उसके अलावा तामसिक गुण के बहुत कहना चाहिए नेगेटिविटी पर्सनालिटी वाला होता है, इम्बैलेंस होने पे हमेशा किसी भी कार्य को बिना विचार के करने वाला होता है, हमेशा काओस में मीन्स बहुत ज्यादा डिलेमा में रहने वाला, कोई एक विचार लिए हुए या कोई अपनी पर्सनल थिंकिंग को लेके चलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये वृत्तियां, ये जानना भी इसलिए जरूरी है कि मानस भाव या मानस रोग हर किसी को नहीं होते। यदि किसी का सत्व प्रबल है तो निश्चित रूप से उसको मानसिक रोग बहुत जल्दी अफेक्ट नहीं करते। वहीं राजसिक या तामसिक दोष बहुत ज्यादा है तो निश्चित रूप से वो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मानसिक विकारों से ग्रस्त होता है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि रसत्व रजतम ये मानसिक भाव है, फिर भी वात पित्त कफ भी अपने आप में कुछ मानसिक लक्षणों को शरीर में प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि वात का गुण रजो से से संबंधित होता है, पित्त का गुण सत्व से होता है और कफ का गुण तम से होता है, ऐसा कोरिलेशन किया गया है। तो वात के वो सभी गुण जितनी भी वात की के कैरेक्टर्स रहेंगे, वो लक्षण रहेंगे, वो किसी न किसी रूप में रज को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए अपन ऐसे सभी क्रियाकलाप जिससे वात दोष की वृद्धि होती है, ऐसे सब आहार विहार जो कि वात को बढ़ाने वाले हैं, तो किसी न किसी रूप में वो रज को भी बढ़ाते हैं। तो वात के मानस भाव कौन कौन से हैं कि वात मुख्य रूप से संवेदनाओं के ग्रहण और प्रसारण, मतलब आप किसी चीज को देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन संवेदनाओं का ग्रहण वात के अधीन होता है। उसके अगेंस्ट जो अपन रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, अगर गर्म वस्तु को छू रहे हैं और वहां से हाथ अपने आप हट रहा है तो ये सीधा वात का गुण है। कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, ये बहुत अच्छी वृत्ति है जो कि वात के अधीन होती है। वात ऐसा है कि एक समय में यहाँ, और जैसे मन एक समय में यहाँ और एक उसी समय हजारों मील दूर ऐसा जा सकता है, तो ये वात की वृत्ति मानी गई है कि कल्पनाशीलता, ये बहुत सारी चीजें एक साथ सोचना, ये वात का गुण होता है। प्रेरणा, और प्रेरणा मीन्स सेल्फ मोटिवेशन, वात का व्यक्ति या आप कहना चाहिए रजो प्रधान व्यक्ति हमेशा ही उत्साही रहेगा, उसको अलग से किसी
प्रेरणा या प्रेरण करने की, इंडक्शन करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से अपने आप को मोटिवेट करके रखता है। और हृदय की गति का नियंत्रण या मानसिक रूप से बुद्धि का मन की गति का, ये दोनों ही वात के अधीन होते हैं। हृदय और मन, ये दोनों की गति का नियंत्रण वात के अधीन होता है। नेक्स्ट, पित्त, जैसा कि कल भी बताया, पित्त मुख्य रूप से अग्नि काम करता है, पर उसके अतिरिक्त शरीर में पित्त, जो शार्प मेमोरी वाले होते हैं व्यक्ति, उसमें उन व्यक्तियों में पित्त की प्रधानता होती है। सेम, पित्त का व्यक्ति साहसी होता है, शौर्य वाला होता है। तो ये जो मानस भाव है, चाहे वो वीरता हो, साहस हो, या फिर मेमोरी, लंबे समय तक चीजों को तुरंत कैच करना और लंबे समय तक याद रखना, मेधा कहते हैं उसको। तो ये जो गुण होते हैं, ये मानस गुण, ये पित्त के कारण होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी कठिन से कठिन चीजों को समझ लेता है और उसको मेमोराइज कर लेता है। नेक्स्ट, कफ क्या मानस भाव है? कफ शरीर में यदि बैलेंस में है तो शरीर बलवान रहता है, या कहना चाहिए इम्यूनिटी अच्छी रहती है, या शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यद्यपि कफ तम को रिजेंबल करता है, परंतु जब कफ बैलेंस में होता है तो कुछ हद तक वो सत्व और कफ, ये दोनों को ही बैलेंस करके रखता है। तो कफ का जो प्रधान व्यक्ति होता है वो बलशाली होता है, स्थिर, मतलब स्थिर चित्त वाला होता है, एकदम से वो चीजों को से हटता नहीं है। मतलब अंगद का पांव, कोई चीज पे यदि दृढ़ है तो वो दृढ़ रहता है। से सहनशीलता होती है कफ प्रधान व्यक्ति में। धारणा, मतलब किसी चीज को बहुत लंबे समय तक वो ग्रहण करके छुपा के रखता है, मतलब बहुत इजीली किसी के सामने गोपनीय रहस्य नहीं बताता है। संतोष, सेटिस्फाई, जो भी चीज मिले उसमें सेटिस्फाई रहने वाला है, बहुत ज्यादा कामना या इच्छाएं करने वाला नहीं होता है। तो ये कफ के मानस भाव है। नेक्स्ट, सत्व के कुछ लक्षण मैं बता देता हूँ। शांत चित्त वाला होता है, संतुलित बैलेंस नेचर का होता है, सेटिस्फाई रहने वाला है, निर्लिप्त, मतलब उसको किसी से ज्यादा, मतलब वो सुख में भी सुखी रहता है, दुख में भी सुखी रहता है, वो सभी चीजों को समभाव से देखने वाला होता है, उत्साही होता है। चाहे वो कितने भी नेगेटिव सिचुएशंस हो, कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को वो दुखी या फिर हताश नहीं महसूस करता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से उद्विग्न नहीं होता है, या किसी भी तरीके से नैराश्य में नहीं जाता है। स्थिर और शुद्ध चित्त वाला होता है, कृतज्ञ होता है, मीन्स हमेशा दूसरों के किए कार्य को हमेशा याद रखने वाला, या फिर कहना चाहिए दूसरों के किए किसी भी तरीके उपकार को जानने वाला या समझने वाला होता है। नेक्स्ट, रजोगुण, रजोगुण व्यक्ति हमेशा यश की चाह रखता है, धन की चाह रखता है, हमेशा फेम, हमेशा अपने को फेमस, या फिर कहना चाहिए अपने को कीर्ति अपनी बढ़ाना चाहता है, हमेशा अपने लग्जरी को चाहता है कि अपने पास ऐश्वर्य की सभी चीजें रहे। स्वार्थी होता है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड, इसको सिर्फ स्वार्थी नहीं कहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे, कि अपने ही आसपास वो हर चीजों को कंपैरिजन करके चलने वाला होता है। कामनाओं से युक्त, बहुत सारी डिजायर होती है उसके मन में, कभी भी शांत नहीं बैठेगा, एक पूरी हुई दूसरे के पीछे लगेगा, इस तरीके के नेचर वाला होता है। कृतज्ञ होता है, मतलब उपकार को भूल जाने वाला होता है, बहुत सामने वाले व्यक्ति ने कुछ किया, वो अपना काम है तब तक याद रखेगा, अदरवाइज नहीं, इस तरीके के नेचर का होता है। और द्वेषी, ईर्ष्यालु वृत्ति का होता है थोड़ा सा। तो ये रजो के मानस भाव है। नेक्स्ट, तम, तम का जो भाव है वो स्वाभाविक रूप से, ये तम की जो वृत्ति होती है वो संकुचित विचारधारा होती है, वो बहुत कैलकुलेटिव होके चलता है, एकदम से रिस्क नहीं लेता है, बहुत इजीली विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा अपनी स्वबुद्धि का उपयोग ना करने के कारण वो किसी के भी बहकावे में आ सकता है, इसलिए अविश्वसनीय होते हैं ऐसे व्यक्ति। निरुद्देश्य वृत्ति, मतलब उसमें उसका कोई एम नहीं होता है, तमो प्रधान व्यक्ति का। व्यभिचारी होता है, मतलब आज यहाँ कल वहां, परसों तीसरी जगह, इस तरीके की वृत्ति वाला होता है। जिद्दी होती है, ये होते हुए भी हठी होता है कि नहीं, वो जो सोच रहा है वही सही है, चाहे वो कितना भी गलत हो, अपने आप को सही मानता है। नैराश्य, नेगेटिविटी होती है उसमें काफी। अब ये सब लक्षण, चाहे सत्व रज तम, ये सब लक्षण बताने के बाद कई बार महसूस होता है कि नहीं, मैं तो इस वृत्ति का हूँ, मैं इस वृत्ति का हूँ। बट ये जो वृत्तियां हैं ये कमोबेश
हर व्यक्ति में होती है। क्यों? क्योंकि जीवन ऐसा है कि इसमें हर भाव की, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हर भाव के जीवन में आवश्यकता होती है। व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा तो श्वास भी नहीं ले पाएगा। आप स्वार्थी तभी श्वसन क्रिया कर सकते हो। तो इसलिए सत्व रज तम ये हर व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होता है, बस ये बैलेंस में रहे, एक लिमिट में रहे, एक मर्यादा में रहे, तब जाके मानसिक स्वास्थ्य संयमित रहता है, यानी कि बैलेंस रहता है। इनमें कोई भी भाव अतिरेक होता है या फिर अधिक हो जाता है तो निश्चित रूप से मानसिक रोग का वो व्यक्ति अधीन हो जाता है। नेक्स्ट, अब मुख्य विषय पे आते हैं कि आयुर्वेद क्या सोचता है इस बारे में। आयुर्वेद के त्रिस्तंभ बोले गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन तीनों ही उपस्तंभ के बारे में यदि बात करें तो स्वास्थ्य के लिए ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है। तो आज का जो विषय है अपना वो निद्रा से संबंधित होने के कारण मैं आपको इसको उपस्तंभ के बारे में इसलिए मैंने इसको टॉपिक को इंक्लूड किया, क्योंकि निद्रा, आहार और बाकी के जितने भी ब्रह्मचर्य या और भी जो पैरामीटर्स है उसमें निद्रा भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एक इमेजिन करके देखिए कि आप एक दिन रात को सो ना पाए, अगले दिन आपकी क्या स्थिति रहती है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनको नींद ना आती होगी तो उसको उसकी क्या अवस्था होती होगी। तो शरीर का पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। अब निद्रा के संदर्भ में आयुर्वेद क्या बोलता है? निद्रा स्वास्थ्य और आयु का एक महत्वपूर्ण भाग होने से आयुर्वेद का एक प्रमुख स्तंभ माना गया है, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण कारक तत्व है। नेक्स्ट, निद्रा के बारे में आयुर्वेद बोलता है कि यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मने क्लमानिपितः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वप्यति मानवः। मतलब जब आपका मन और शरीर थक जाते हैं, मनसी क्लांते कर्मात्मनि क्लमान्विता, मतलब आप शरीर से और मन से थक जाए, जब शरीर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए, अब अगला काम नहीं करने के इच्छुक हो और अपनी इंद्रियां मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स ऐसे हो जाए कि अब और कोई ना विषय सुनने के अधीन हो, ना आंख से कुछ देखना चाहते हो, तब शरीर की सभी इंद्रियां इन विषयों से निवृत्त हो जाती है और निद्रा के रूप में जाती है। निद्रा तब व्यक्ति जाके सोता है, ये स्वाभाविक निद्रा होती है। अदरवाइज तो रोज अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने के कारण पलंग पे जाता है और व्यक्ति को थोड़ी देर में नींद आ जाती है, पर ये चूंकि आपका एक क्लॉक या रूटीन सेट है इसलिए ऐसा होता है। तो ये मुख्य रूप से जो अगर देखा जाए कि निद्रा या नींद किस समय आती है, तो शरीर और मन पूरी तरह थक जाए तब जाके व्यक्ति सोने जाता है या सोता है। अभी जो अपन ने मानसिक और शारीरिक गुण पढ़े उसमें से कफ और तम ये जो दो गुण हैं या दो दोष है, इसका जब शरीर में आवरण या फिर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए तब जाके शरीर स्वाभाविक रूप से निद्रा के अधीन होता है। इसमें से यदि कफ बहुत ज्यादा हो, तम कम रहे तो लोग व्यक्ति को नींद नहीं आएगी पर हमेशा उनींदी बनी रहती है, जिसको तंद्रा बोलते हैं या फिर ड्राउजी फील होता है। यदि तम बहुत हो जाए और कफ कम रहे तब भी ड्राउजी फील होगा, मीन्स काम करते रहेगा बट वो किसी विचार में नहीं रहेगा, मतलब उसके दिमाग में कोई थॉट नहीं रहेगा। तो इसीलिए कफ और तम ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब बैलेंस में रहता है और जब पीक पे जाता है तब जाके नींद आती है। नेक्स्ट, अब कुछ बात करते हैं कि जैसा कि प्रकृति में दिन और रात बनाए हैं, तो निश्चित रूप से निद्रा का संबंध स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने बोल रखा है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो। जब अंधेरा होता है तो शरीर की सभी कार्य क्षमता या कार्य प्रणालियां धीरे धीरे अपने कार्यों को समेटना शुरू करती है, चाहे मनुष्यों में हो या पशु पक्षियों में। पशु पक्षियों में भी कुछ ही ऐसे जीव हैं जो रात्रिचर होते हैं, उनके लिए स्पेसिफाइड उनका बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर ने वैसा सेट कर रखा है। पर मुख्य रूप से ज्यादातर जीव जंतु और मनुष्य दिन और रात इसके बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट है, और खासकर रात के समय अपनी जितनी भी इंद्रियां या फिर अपनी कार्य क्षमता या शरीर के अंदरूनी जितने भी तंत्र है वो धीरे धीरे अपने कार्यों को कम करने लगता है। इसीलिए रात में स्वाभाविक रूप से जो नींद आती है वो स्वाभाविक निद्रा मानी जाती है। दिन में चाहे आप 8 घंटे सो लो पर वो स्वाभाविक निद्रा नहीं होती है। अगर नींद आती है तो निश्चित रूप से उठना भी चाहिए। तो शरीर, आयुर्वेद बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ जीर्णा जीर्ण निरूपणे,
कि आयुर्वेद ये बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर कैसे? जीर्ण अजीर्ण का विचार कर, मतलब आपका डाइजेशन पचन क्रिया व्यवस्थित है तो शरीर अपने आप आपको उठा देगा। मीन्स पाचन पूरी तरह हो गया तो शरीर अपने आप आपको स्वाभाविक रूप से आपके वेग धारा वेग चाहे वो मूत्र वेग हो चाहे वो पुरुष वेग हो, आप महसूस करेंगे और आपकी स्वाभाविक रूप से नींद खुलेगी। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के पहले उठना ये स्वाभाविक निद्रा का सूचक है। जितना भी दिन के समय में सोया जाता है उसको दिवा शयन बोलते हैं, और वो किसी न किसी तरीके से शरीर के शारीरिक या मानसिक दोषों को दूषित करने का कारण होती है। कालस्थ कालस्थो चितम निद्रा, मतलब समय पर ली गई और पर्याप्त मात्रा में ली गई निद्रा सम्यक निद्रा मानी जाती है। नेक्स्ट, असम्यक निद्रा कौन सी है? रात का जागना, यह असम्यक है। रात को जो व्यक्ति जागता है उसमें वात का प्रकोप होता है, दिन में जो जागता है उसमें स्निग्धता आती है, कफ का प्रकोप होता है। दोनों का ही ये निद्रा निषेध आयुर्वेद के हिसाब से किया गया है। इनके सेवन से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। निश्चित रूप से वात का वेग बढ़ेगा तो शरीर में वात से संबंधित विकार होंगे, और कफ का की वृद्धि होगी तो कफ का से संबंधित विकार होंगे। इसलिए दिन में सोना और रात में जागना ये दोनों ही निषिद्ध है। नेक्स्ट, निद्रा के आश्रय। निद्रा के आश्रय से अर्थ है कि निद्रा से क्या क्या बेनिफिट होते हैं अगर सम्यक हो तो। अब यहाँ बड़ा अच्छा लिखा गया है, सुख दुख। सुख आयुर्वेद के लिए सुख मतलब स्वास्थ्य, दुख मतलब रोग। सुख मतलब अगर नींद बराबर आ रही है तो सुख है, असम्यक है तो दुख है। पुष्टि कार्य, पुष्टि मतलब पोषण हो रहा है, शरीर का पोषण। अगर व्यक्ति सम्यक रूप से नींद का सेवन कर रहा है रात में तो वो शरीर का पोषण करेगी। रात में अगर जागरण कर रहा है या फिर दिन में सो रहा है तो कार्य या फिर स्थौल्य, जो कि वो भी मोटापा वो भी ठीक नहीं है, तो ये किसी न किसी तरीके से पुष्टि और कार्य इसका कारण निद्रा या असम्यक निद्रा है। बल और बलम, बला बलम, बल शरीर में यदि बल है मतलब आप 2 दिन जाग के देखिए आप में ताकत ही नहीं रहती कोई काम करने की, तो शरीर का बल भी निद्रा के अधीन है, और अबल है मतलब निद्रा के अधीन है। वर्षता क्लीवता, शरीर की जो पोटेंसी है, शरीर का जो वाजीकरण गुण है वो पोटेंसी निद्रा के कारण है। अगर सम्यक निद्रा लेते हैं तो पोटेंसी अच्छी रहेगी। अगर इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण है, अगर नाइट आउट वाले या फिर नाइट स्टडी करने वाले या फिर नाइट में ड्यूटी करने वाले लंबे समय तक, तो उनका ओलिगो स्पर्म काउंट भी कम होता है, ऐसा रिसर्च से पता चला। और बहुत सारे स्टडीज ऐसे हुए हैं जिसमें पता चलता है कि रात में जागरण करने वालों का स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम होते जाता है। ज्ञान अज्ञान, नींद सम्यक रूप से आ रही है तो व्यक्ति का चित्त या बुद्धि शुद्ध रहेगी, आप बहुत चीजों को इजीली ग्रहण करेंगे और इजीली उसको मेमोराइज कर सकेंगे। और अगर निद्रा सम्यक नहीं है तो आप किसी भी विषय को बहुत इजीली ग्रहण नहीं कर सकते हैं और उसके बारे में स्मृति भी नहीं रहती, मेमोराइज भी नहीं कर सकते उस चीज को। जीवितम न च, मतलब अगर नींद है तो जीवन है और नींद बिल्कुल नहीं है तो मृत्यु है। मतलब निद्रा इतनी आवश्यक है कि आपने देखे होंगे कि लंबे समय तक जो निद्रालु औषधि ट्रंकलाइजर्स का यूज करते हैं मॉडर्न स्टूडेंट्स का, वो कहीं ना कहीं उसके अधीन हो जाते हैं और सिर्फ वो दवाइयों के कारण ही उनका जीवन चलते रहता है। तो आप सोचिए कि नींद लाने के लिए इतना जरूरी है कि नींद, चाहे वो दवाइयों के अधीन ही हो क्यों ना हो, जीवित रहने के लिए वो नींद की आवश्यकता है, चाहे वो दवाइयों से ही क्यों ना हो। पर नींद का महत्व ये आप यहाँ समझाना जरूरी है कि नींद आना कितना जरूरी है। नेक्स्ट, निद्रा का महत्व यही अभी जो डिस्कस कर रहे थे। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में, मतलब दुख सुख मतलब रोग स्वस्थ होना सुख का कारण है नींद का, और विकार मतलब रोगी होना नींद के अधीन ही है। निद्रा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का द्योतक है। अति निद्रा स्थौल्य का कारण है। रात में जागरण करना, दिन में सोने वाला व्यक्ति का मोटापा बढ़ने में टाइम नहीं लगता है। अल्प और अनिद्रा रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है या कम करता है। यदि निद्रा सम्यक है तो आपकी निश्चित रूप से, इसलिए बच्चों की यदि प्रतिकार क्षमता बढ़ानी है, छोटे बेबीज की, तो उनकी नींद अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी बूस्ट होती है। इसलिए नेचर ने भी ऐसा बना के रखा है कि छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं 1 साल तक के अंदर के, उनका कुछ नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ खाना और सोना, यही 2 काम होते हैं। तो इस नेचर इस चीज को जानता है कि जितना अच्छा उनका मानसिक विकास होगा तो जितना अच्छा वो सोएंगे।
तो इसलिए बच्चों में नींद यदि अच्छी हो रही है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य और इम्यूनिटी ये दोनों मेंटेन रहती है। नेक्स्ट, अनिद्रा के कारण मानस भाव सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, हमेशा छोटी छोटी बातों में एरोगेंट रहता है, क्रोध होता है, हमेशा नेगेटिव थॉट में जाने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी फियर फैक्टर से वो ग्रसित होता है अगर नींद कम होती है तो। और एक बार और देखी जाती है कि नींद जब अनिद्रा की अवस्था में आता है व्यक्ति तो रजोगुण बढ़ते जाता है। रजोगुण की प्रवृत्ति होती है ईर्ष्या करना, द्वेष करना, बिना कारण किसी से भी चिड़चिड़ करना या फिर क्रोध करना, तो ये सभी वृत्तियां बढ़ते जाती है। शारीरिक भाव में अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा परिश्रमी है, अगर अनिद्रा से ग्रसित है तो हमेशा थका हुआ रहेगा, ड्राउजी रहेगा, और कहना चाहिए शरीर दुर्बल होते जाएगा, और स्वाभाविक रूप से वो अनेक भौतिक या फिर शारीरिक बीमारियों से ग्रसित होगा। तनाव, मानसिक और स्ट्रेस वगैरह ये सब तो आएंगे ही, शारीरिक बीमारियां भी उनको शुरू हो जाती है। खासकर उधर से संबंधित बहुत सारे विकार अनिद्रा की अवस्था में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी चिकित्सा में आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद में पंचकर्म में ये एक बहुत बड़ी विधा है जिसमें मानसिक रोगों के लिए कुछ ट्रीटमेंट बताए गए हैं। उसमें सॉरी, उसमें प्रमुख है नस्य। नस्य मतलब नाक के थ्रू औषध का सेवन करना, विशेष रूप से तेल, अलग अलग तरीके के औषध से सिद्ध तेलों का प्रयोग किया जाता है नाक में, चाहे वो ड्रॉप करके या फिर लगाकर, दोनों तरीके से दवाइयां लगाई जाती है। एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मार्केट में जिस तरीके से अभी मॉडर्न मेडिसिन या फिर एलोपैथिक ड्रग्स ट्रैंक्विलाइजर्स की है और उनके जैसे इफेक्ट है, उस एक्सटेंट तक आयुर्वेद या हर्बल ड्रग्स बहुत हाई लेवल पे ट्रैंक्विलाइज या सेडेटिव इफेक्ट नहीं देती है। बट उसको यदि समग्र रूप से ट्रीट किया जाए, मतलब दवाइयाँ, थेरेपी और काउंसलिंग, उसका समय समय पे उसका उनको कहना चाहिए काउंसलिंग सेशन लेके उनको कहना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी की तरफ डाइवर्ट किया जाए। काउंसलिंग के एक प्रॉपर एक कहना चाहिए क्वेश्चनेयर होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती है, वो यदि बताई जाए तो ये सभी का मतलब दवाइयाँ, थेरेपी और काउंसलिंग सेशन का अगर समग्र रूप से इफेक्ट देखें तो बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं और आपको आधुनिक या फिर एलोपैथिक ड्रग के अधीन नहीं होना पड़ता है। तो उसी क्रम में मैं पहले पंचकर्म थेरेपी की बात कर रहा था, तो नस्य है। दूसरा शिरोधारा। शिरोधारा तेल की धारा या फिर काढ़े की धारा या फिर तक्र की धारा या दूध की धारा माथे पे गिराई जाती है, एक निश्चित समय के लिए गिराई जाती है, निश्चित हाइट से गिराई जाती है, उसके प्रेशर से एक कुछ वाइब्रेशन ब्रेन में तैयार होते हैं। ये 1 या 2 दिन की थेरेपी नहीं होती है, इसको 10, 15 या 20 या 30 दिन तक के सेशन रेगुलर लेने होते हैं, तब जाके धीरे धीरे कुछ ऐसे पीनियल सिक्रीशंस ब्रेन में स्टिमुलेट होते हैं जो अपनी नेचुरल स्लीप को इनहेंस करते हैं, या फिर कहना चाहिए ब्रेन से संबंधित कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उसको बैलेंस करते हैं। उसके अलावा सर्वांग अभ्यंग, आप नेचुरली आप एक स्वाभाविक फिनोमिना है आपके शरीर को, जब आप थक जाते हैं तो किसी से यदि मर्दन करवा दे या किसी से दबवा दे शरीर को या मालिश करवा दे तो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो निद्रा के लिए भी ये बोला जाए कि अगर अनिद्रा का पेशेंट है तो निश्चित रूप से उसका मालिश और सिकाई मतलब सर्वांग स्वेदन ये होना चाहिए, ताकि शरीर का जो श्रम है वो निकले और रिलैक्स हो बॉडी और नींद अच्छे है। उसके अलावा शिरो अभ्यंग मतलब सिर की मसाज करना। सिर की मसाज भी अपने आप में अपने बहुत ट्रेडिशन में है कि घरों में सिर की मालिश की जाती है जब सिर दर्द हो या फिर किसी तरीके से सिर में भारीपन हो या नींद ना आती हो तो सिर की मालिश की जाती है। तो ये जो चारों ही थेरेपीज है ये पंचकर्म के अंतर्गत विदित है। नस्य, शिरोधारा, सर्वांग अभ्यंग और शिरोभ्यंग। नेक्स्ट, कुछ औषधीय वनस्पतियां। औषधीय वनस्पतियों में कुछ लिमिटेड ही है जिनके इफेक्ट्स ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं। उसमें से प्रमुखता से है तगर। तगर वेलेरिनी वेलिची करके एक इसका बॉटनिकल नेम है। इसका मेनली इसका जो रूट ऑयल होता है, रूट का ऑयल, जड़ों का जो से निकलने वाला तेल होता है वो काफी अच्छा है, और सीड ऑयल भी होता है इसका। ये दोनों ही
बहुत अच्छी तरीके से ट्रंक्विलाइजर एक्टिविटी शो करते हैं। कुछ मार्केट में प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जो इस पे काम करते हैं ये कॉम्बिनेशन के रूप में। दूसरा अश्वगंधा, अश्वगंधा भी अपने आप में कुछ गुण लिए होता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा घनवटी नाम से इसका कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट आता है जो कि अश्वगंधा की ट्रंक्विलाइजर या सेडेटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसके अलावा ब्राह्मी है, ब्राह्मी और जटामासी। ये जटामासी का जो वर्क है वो मुख्य रूप से नर्वाइन है, कहना चाहिए बहुत किसी तरीके से अपने न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस को वो रेगुलेट करता है। तो जटामासी को ओरली या फिर शिरोधारा के रूप में, जैसे मैंने भी बताया था थेरेपी, तो शिरोधारा के रूप में इसके काढ़ा सिर के ऊपर गिराया जाता है। तो जटामासी। उसके अलावा ब्राह्मी, ब्राह्मी में एक्चुअली सेडेटिव या ट्रंक्विलाइजर एक्टिविटी तो कम होती है, बट अलर्टनेस या फिर कहना चाहिए मेद्य गुण, जिसको हम लोग पित्त को शमन करने वाला गुण बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि वात और पित्त यदि बढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से कफ कम रहेगा, और कफ कम रहेगा तो नींद अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए पित्त को यदि कम करना है तो ब्राह्मी में, मतलब मानस पित्त को यदि कम करना है तो ब्राह्मी बहुत अच्छा उपाय है। और ये मज्जा पे भी काम करती है, मज्जा तंतु या फिर कहना चाहिए वाइटल्स पे काम करने के कारण ये ब्रेन से संबंधित कोशिकाओं पे इसका बहुत अच्छा रोल है। हालांकि इसके ट्रंक्विलाइजर और सेडेटिव इफेक्ट कम है, बट ये इनडायरेक्टली आपको ट्रंक्विलाइजर इफेक्ट देती है। नेक्स्ट, इसके अलावा और कुछ जो दवाइयां हैं वो है वचा है, शंख पुष्पी है। वचा में सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ ये न्यूरोलॉजिकल, ये उतना ही पोटेंट है जितना जटामासी है। जैसा कि मैंने बताया जटामासी में भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, या कहना चाहिए जो केमिकल रिएक्शंस होती है ब्रेन की उसको बैलेंस करता है बच्चा। जटामासी वैसे ही बच्चा भी गुण होता है, बच्चा में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि शरीर की ब्रेन की जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है अगर बहुत ज्यादा एग्जेगरेटेड है तो उसको वो सप्रेस करती है ताकि नींद आसानी से आए। शंख पुष्पी ब्राह्मी जैसा गुण है इसका कि अलर्टनेस को बढ़ाता है। अलर्टनेस को बढ़ाने के साथ साथ ये कहना चाहिए मज्जा तंतुओं को भी काफी हद तक कहना चाहिए स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण ये इनडायरेक्टली सेडेटिव या ट्रंक्विलाइजर का काम करता है। ज्योतिषमती, जैसे तगर का काम है वैसे ही ज्योतिषमती, ज्योतिषमती का भी ऑयल काफी हद तक ये दोनों ही रूप में आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। ये शिरोधारा के रूप में भी लेते हैं, नस्य के रूप में भी, और इसकी दवाई मतलब औषधि के रूप में भी इसका ऑयल उपयोग में लाया जाता है, ज्योतिषमती सीड ऑयल। तो ये ट्रंक्विलाइजर एक्टिविटी ज्योतिषमती की होती है। मुलेठी, मुलेठी बहुत मोर और लेस बहुत ज्यादा ट्रंक्विलाइजर नहीं होती है, बट ये बहुत अच्छी मेमोरी बूस्टर या फिर पित्त को शामन शामन करने वाला बहुत अच्छा बहुत अच्छी वनस्पति है। मुलेठी एक्चुअली कफ का को कम नहीं होने देती है और कफ को बढ़ने भी नहीं देती, ऐसी एक्टिविटी, और साथ में पित्त को कम करती है। इसलिए ये कुछ दवाइयां हैं बच्चा, शंख पुष्पी, ज्योतिषमती, जो इनडायरेक्टली अनिद्रा या ट्रंक्विलाइजर एक्टिविटी को प्रमोट करती है। नेक्स्ट, ये एकल औषधियां मैंने कुछ बताया। उसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियां जो कहना चाहिए फार्मुलेशंस के रूप में है, ब्राह्मी तेल है, ये जो ब्राह्मी वनस्पति से मिलके बना होता है, इवन ब्राह्मी घृत है। ब्राह्मी तेल और घृत दोनों का ओरल मतलब इंटरनल यूज भी किया जाता है, शिरोधारा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और एज वेल एज नस्य के लिए भी इसका प्रयोग, मतलब नेजल ड्रॉपिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मांसादिक जटामासी से बना हुआ होता है, ये भी ओरल इंटेक के लिए है, और शिरोधारा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मानस मित्र वटक एक ये बहुत अच्छा क्लासिकल योग है जो पुरानी संहिताओं में या फिर ग्रंथों में देखने को मिलता है। ये ट्रंक्विलाइजर एक्टिविटी से ज्यादा इसका इफेक्ट होता है उन्माद की अवस्था में, जहाँ की पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता आतुर होता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन वाला होता है, या फिर बहुत ज्यादा विचार करने वाला होता है, बहुत एक समय में अननेसरी बहुत सारे थॉट को लेके चलने वाला होता है, और इसके कारण वो अनिद्रा का शिकार होता है। तो ऐसी अवस्था में उसको मानस मित्र वटक दिया जाता है। अश्वगंधावटी, घनवटी, जैसे मैंने बताया अश्वगंधा के कुछ अल्कलॉइड्स ऐसे होते हैं जो सेडेटिव या ट्रंक्विलाइजर एक्टिविटी का काम करते हैं। तो ये चूंकि घन रूप में या कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट के रूप में मिलता है ये, तो इसलिए इसका रिजल्ट थोड़ा सा सेडेटिव इफेक्ट आता है। सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट ये भी अपने आप में थोड़ा सा
कहना चाहिए न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज को बैलेंस करने वाले कुछ मेडिसिन है। प्रोप्राइटरी मेडिसिन में कुछ वाइटासोन, मेंटेट और ब्रेवोबॉल और लल करके ये कुछ टैबलेट्स है। बट ये सभी दवाइयाँ, जैसा मेरा बताने का उद्देश्य था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर एक्टिविटी का काम नहीं करती, बट पेशेंट को इसलिए ये सजेस्ट करना बहुत जरूरी है, या जो भी दवाइयाँ आपको आपको इन फॉर्मुलेशंस के अकॉर्डिंग बनी हुई दिखती है, उन दवाइयों को सजेस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आधुनिक या फिर एलोपैथिक ट्रैंक्विलाइजर्स बहुत ज्यादा हैबिट फॉर्म में होते हैं और उसको विड्रॉ करना बहुत आसान नहीं होता है। और ऐसी अवस्था में फिर एक स्वाभाविक निद्रा जो स्वास्थ्य का सूचक है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से अगर व्यक्ति हर्बल ड्रग के द्वारा किसी तरीके से इन प्रभावों को पा लेता है, या कहना चाहिए अनिद्रा जैसे रोग से निजात पा सकता है, तो निश्चित रूप से वो एक सफल प्रयास होता है। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ थोड़ा बहुत आयुर्वेद के संदर्भ, आयुर्वेद में जो मानस औषधियों के बारे में जो